दोस्तों नमस्कार। वो अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है क्या ग्रामीण बंगाल के भीतर भी नरेंद्र मोदी की पहुंच और उनके जरिए लोगों को चकाचौंध होने की परिस्थितियां आ चुकी है। लेकिन फिर हमें लगता है कि एक परिस्थिति ममता बनर्जी के साथ और खड़ा कीजिए। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हो रहे थे तो जनता पार्टी के किसी चेहरे को लेकर किसी की रुचि नहीं होती थी। जहां भी चुनावी रैलियां होती थी उतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के रैलियों में बड़ी भीड़ होती थी। और उस भीड़ को देखकर इंदिरा गांधी ने एक वक्त कहा था, दरअसल ये मुझे जिताने नहीं आ रहे हैं, ये देखने आ रहे हैं कि यह कौन शख्स है जिसने इस देश में इमरजेंसी थोपी। और इंदिरा गांधी अपने तौर पर मानकर चल रही थी शायद उनकी हार हो चली है। यह परिस्थिति मौजूदा वक्त में हो सकता है ममता बनर्जी सोचे कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो भी ध्रुवीकरण की परिस्थितियां हैं या जातीय संघर्ष की स्थितियां हैं या इस देश में भीड़ तंत्र की स्थितियां हैं या फिर बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति डामाडोल होने की परिस्थिति है, इस देश के भीतर में तमाम चीजें कॉरपोरेट को देने की स्थिति है, क्या वाकई यह परिस्थिति ममता बनर्जी के हक में जाएगी? इसीलिए ध्यान दीजिए, आज सिंगूर में भी वोटिंग हुई। सिंगूर कहीं ना कहीं किसान संघर्ष और ममता बनर्जी की पहचान के साथ जुड़ा, लेकिन इसके साथ साथ जिस टाटा की नैनो के लिए किसानों की जमीन सिंगूर में ली जा रही थी उसको जगह और किसी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दी थी। नैनो अब नहीं है, नैनो फेल हुई, पास हुई, एक दूर की बात है, लेकिन उस कॉरपोरेट कल्चर के लिए स्पेस नरेंद्र मोदी ने 2008 में दिया था। और जिस 2008 में किसानों के संघर्ष को लेकर ममता बनर्जी संघर्ष करते हुए सत्ता में आई, वो सारे सवाल मौजूदा वक्त में जिंदा हैं या मर गए, यह भी एक सवाल है। इसका अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी को लेकर है और नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है, तब यहां पर सबसे आगे की परिस्थिति यह है कि इस देश के भीतर में 164 योजनाओं का जिक्र नरेंद्र मोदी की सत्ता ने किया है और उसमें 3 योजनाओं का जिक्र वो बार बार पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी प्रचार में कर भी रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा है किसानों का सम्मान निधि, जो ममता बनर्जी नहीं दे पा रही है, जो सेंटर की पॉलिसी है। दूसरी परिस्थिति वो बता रहे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्थिति है, और तीसरी जनधन से जुड़ी हुई तमाम लाभ की परिस्थितियों को बता रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कल्ट फिगर के तौर पर प्रशांत किशोर ने क्यों शब्द का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी को लेकर। हमें लगता है कि आज पश्चिम बंगाल के चुनाव के समानांतर उन स्थितियों को समझिए जहां पर दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी को पराजित किया था। यहां भी चुनाव प्रचार के लिए और गलियों में देश के गृह मंत्री घूमे थे, नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन केजरीवाल जीत गए। लेकिन धीरे धीरे क्या स्थिति हो गई, सारे अधिकार छीन लिए गए केजरीवाल से और वो एलजी के हाथ में चले गए। यह पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं जीत सकती है तो राज्य को कन्वर्ट कर दिया गया केंद्र शासित राज्य में। तीसरी स्थिति, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए तो एमएलए ही नहीं बल्कि सबसे पुराने सांसद जो ज्योतिरादित्य थे उनको भी शिफ्ट करा लिया अपने साथ। चौथी स्थिति महाराष्ट्र की अब नजर आ रही है, जहां शिवसेना ने साथ छोड़ा तो अब उस पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। यानी यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वाटरलू का जिक्र करें, नेपोलियन का जिक्र करें, या एक ऐसी परिस्थिति का जिक्र करें कि पश्चिम बंगाल का चुनाव दरअसल 2 लीडर, एक छत्रप है और दूसरा राष्ट्रीय नेता है, दोनों की जीत हार से एक ऐसी परिस्थिति भविष्य की राजनीति में छुपी हुई है जहां छत्रपों का महत्व इस देश में बचेगा या नहीं बचेगा। ममता बनर्जी की हार के साथ टीएमसी बिखरेगी, क्योंकि 24 जिले ऐसे हैं जहां पर ममता बनर्जी के साथ छोड़कर ममता बनर्जी के नेता ही गए हैं। उसमें बहुत सारे नेता करप्शन के चार्ज में भी फंसे रहे। शुरुआत मुकुल राय से कीजिए, नारदा शारदा से जुड़े हुए इन 24 जिलों में बड़ी तादाद में लोग हैं जो बीजेपी में चले गए। जाहिर है ममता अगर हारती है चुनाव तो वो सारा बिखराव शुरू होगा और ममता बनर्जी की जो एक अपनी स्थिति है लोकप्रियता, तेवर और स्ट्रीट फाइटर के तौर पर, वो कहीं डगमगाने लगेगी। लेकिन अगर यही वाटरलू नरेंद्र मोदी के लिए साबित हो जाता है तो फिर एक नई मुश्किल इस देश में बीजेपी के सामने शुरू होगी, जहां छत्रपों के लिए ऑक्सीजन का काम पश्चिम बंगाल में ममता की जीत करेगी। लेकिन फिर वही सवाल है कि आने वाले 4 चरणों को लेकर केंद्र में इस चुनाव में कौन रहता है।
ममता बनर्जी को जिताना है, हराना है, यह सोच डेवलप होगी, या नरेंद्र मोदी को जिताना है या हराना है, फिर यह सोच और तेजी से हावी करने की परिस्थितियां होती चली जाएगी। क्योंकि जब हम इन चीजों का बात कर रहे हैं तो उसमें एक सवाल और दिमाग में रखिए। दरअसल ये ध्रुवीकरण की पूरी परिस्थिति जो है वह एक शब्द पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 30% मुस्लिमों की मौजूदगी जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रही, सत्ता उसकी हो गई। इसी में बत्ती या कहें आग लगाने की कोशिश बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने यह कहकर की कि तो क्या बाकी 70% हिंदुओं की हैसियत कुछ भी नहीं है, तो क्यों नहीं ये सारे साथ हो जाते हैं। और रिसर्च और एनालिसिस बताती है इस 70% में से अगर 60% हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। यानी ये 30% मुस्लिम अगर एकमुश्त टीएमसी के साथ भी चला जाए तो भी बीजेपी जीत जाएगी, अगर 60% ध्रुवीकरण हिंदुओं के वोट में अगर हो जाए। इसी को साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। इसीलिए ध्रुवीकरण की जो राजनीतिक समझ है वह शायद उसके जाल में ममता बनर्जी फंसी है, इससे कतई इनकार नहीं है। अब सवाल यह है कि अब आने वाले 4 चरणों के चुनाव में जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ है, खासतौर से छठा और 7वां चरण जो है वो तो ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां पर उसको जीत हासिल होनी है। लेकिन केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर दीजिएगा तब क्या होगा। इसके बाद का सवाल यह है कि आज जिन 44 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें अगर माइनॉरिटीज के वोट देखिएगा तो सिर्फ हुगली में 15.8%, जलपाईगुड़ी में 11.5%, कूच बिहार में 25.5%, 24 परगना में 35.6%। इसके ठीक पैरेलल में अगर दलित वोट बीजेपी के साथ जा रहा है तो जिस बात का जिक्र बार बार रणनीतिकार करते थे कि ममता शुरू ही कर रही है लगभग 15 से 20% वोट के साथ और बीजेपी 0 से शुरुआत कर रही है, लेकिन अब जो परिस्थिति का जिक्र कर गए संयोग से प्रशांत किशोर, उस रणनीति का हिस्सा यह है कि वह भी शुरुआत कर रही है 15 से 20%, क्योंकि 27% दलितों की मौजूदगी है वहां पर। और इसमें सबसे बड़ी स्थिति बनती है महिलाओं की। क्या वाकई महिलाओं को लेकर ममता बनर्जी का साथ है? खास तौर से अगर आप ध्यान दें तो दक्षिण 24 परगना की जो सीटें हैं, सोनारपुर दक्षिण, सोनारपुर उत्तर, जादवपुर में तो महिलाओं की तादाद लगभग 1,55,000 है और पुरुषों के वोटरों की तादाद 1,44,000 है, यानी लगभग 11,000 वोट महिलाओं के ज़्यादा हैं। इसी तरीके से टॉलीगंज, बेहाला का दोनों इलाका जो है, या भांगर या कस्बा का इलाका, ये तमाम जगहों पर महिलाओं की मौजूदगी सबसे ज़्यादा है। अगर जीतना है ममता बनर्जी को और आने वाले वक्त में 159 सीट का जो जिक्र हो रहा है उसमें फिर एक शब्द पहले लेकर आइए। प्रशांत किशोर इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मोदी को कल्ट फिगर भी बता रहे हैं और पूरी बातचीत के केंद्र में मोदी को भी रख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो परिस्थिति बन रही है उसमें नरेंद्र मोदी ने जो राजनीतिक आत्मनिर्भरता पश्चिम बंगाल के चुनाव में अलग अलग मुद्दों के आश्रय खड़ी करनी थी वो खड़ा नहीं करके उन्होंने सीधे सीधे दीदी यानी ममता बनर्जी को लाकर ही खड़ा कर दिया और यहीं से बीजेपी को ऑक्सीजन मिलने की शुरुआत हुई। यानी उन्होंने कोई दूसरा मुद्दा नहीं छोड़ा, किसी नेता को नहीं छुआ, कोई मुद्दे का जिक्र इस रूप में नहीं किया कि उसकी क्या परिस्थिति है, किस रूप में, हर के केंद्र में ममता बनर्जी को लाकर खड़ा कर दिया। और ममता बनर्जी ने भी हर मुद्दे के केंद्र में वहां के नेताओं को खड़ा नहीं करके नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर दिया जो देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी चाहे अनचाहे जो एक टसल और टक्कर की परिस्थिति थी वो ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गई और नरेंद्र मोदी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी पश्चिम बंगाल में मैटर नहीं कर रही है। तो क्या यह माना जाए कि जिस रणनीति को बीजेपी लगातार बनाने की कोशिश कर रही थी और उसमें वो 3 बातों का जो जिक्र करती थी अपनी योजनाओं को लेकर, जिसमें किसान मजदूरों का जिक्र वो लगातार करती रही, ऐसी परिस्थिति में पहली बार पश्चिम बंगाल के उस पुनः जागरण काल को भी लोग याद करने लगे और कहने लगे। एक वक्त चलता था कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान और उस पीरियड में यह भी चलता था कि मुस्लिम, उर्दू, पाकिस्तान। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में लाकर खड़ी कर दी गई? यकीनन कर दी गई। लेकिन इसके अगला सवाल यह है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि बीजेपी ने कभी पश्चिम बंगाल में सत्ता संभाली नहीं है, जीती नहीं है। तो क्या लोग पहली बार महसूस कर रहे हैं
कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाए। एक दूसरी बात, क्या पहली बार वोटर यह महसूस कर रहा है कि बीजेपी जिन